हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है आईयूपीएसी नेम को कंप्लीट कवर किया था। आज के इस वीडियो में उसके बाद जो कि रिएक्शन से संबंधित पार्ट होते हैं या अन्य जो और टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है समावयवता। ठीक है, वो क्या है आपका समावयवता। तो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, ठीक है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म की अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं समावयवता। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समावयवता। चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं कि समावयवता क्या होती है। ठीक है तो ध्यान से देखिए, हम पहले आपके सामने दो कंपाउंड लिखेंगे। ठीक है, फिर इससे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सिंपल सा हम स्ट्रक्चरल कंपाउंड बनाएंगे आपके सामने। जैसे देखिए CH3, नाम छोड़ दीजिए, केवल अभी समावयवता को समझिए। CH3, CH2, CH2, CH3। एक हमने ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा और एक हमने स्ट्रक्चर लिखा है CH3, CH, CH3, CH3। बिल्कुल ध्यान समझिएगा वीडियो को। ठीक है, आपको सबको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे हमने आपके सामने दो कंपाउंड लिखे हैं। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड पे गौर करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। कैसे, तो देखिए कार्बन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10। और यहां पे भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C4H10। आप हाइड्रोजन और कार्बन को काउंट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर में आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि इनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, इनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है बताइएगा। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, किंतु इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब होता है संरचना सूत्र। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब होता है संरचना सूत्र। ठीक है, क्या है वो, डिफरेंट है। तो एक चीज तो आपको समझ में यहां पर आ रहा होगा कि इन दोनों एग्जांपल्स को देखने के बाद कि इसमें इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी जो अणुसूत्र है वो क्या है, समान है। यानी जो अणुसूत्र है वो क्या है आपका, समान है, किंतु जो इसका संरचना सूत्र है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, देखिए इसकी संरचना बिल्कुल इस टाइप से है, इसकी संरचना इस टाइप से, तो संरचना सूत्र दोनों की आपको अलग अलग दिख रही है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म भी यही होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसे दो डिफरेंट कंपाउंड, देखिए ये डिफरेंट कंपाउंड, कैसे डिफरेंट कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो हमने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है, आप देख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एक ब्यूटेन है और एक 2 मिथाइल प्रोपेन है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 ही है, सेम ही है। लेकिन अगर इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे अगर आप गौर करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है बताइए, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका ब्यूटेन का देखेंगे तो अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, 2 मिथाइल प्रोपेन का देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो आइसोमेरिज्म में वही चीज होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है किंतु स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयव कहलाते हैं, यानी आइसोमर कहलाते हैं। और यह जो घटना होती है इसी को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। यानी दो डिफरेंट कंपाउंड, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, दो डिफरेंट कंपाउंड आपको दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि इनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, किंतु जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। इसी कारण से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, यानी कि समावयव कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। एक एग्जांपल से और इसको आप देख सकते हैं समावयवता क्या होती है। बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करिए, आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे एक और हम उदाहरण लिख लें आपके सामने, CH3O, CH3। ठीक है, इथर से आता है, ये इथर ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये एक अल्कोहल ग्रुप का हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे CH3, CH2OH। तो हमने यहां पर दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को लिखा है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना।
तो एक इथर से है और एक आपका क्या है बताइए, एक अल्कोहल से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप इन दोनों पे गौर करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है? तो आप इसमें कार्बन को काउंट कीजिएगा तो 2 आएगा, हाइड्रोजन को काउंट कीजिएगा तो 6 आएगा और ऑक्सीजन को काउंट कीजिएगा तो 1 आएगा। तो यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O। उसी तरह से इसके भी अगर आप कार्बन को काउंट कीजिएगा तो 2 आएगा, हाइड्रोजन को काउंट कीजिएगा तो 6 आएगा और ऑक्सीजन को काउंट कीजिएगा तो 1 आएगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यानी कि जो अणुसूत्र है वो क्या आ गया है आपका, सेम आ गया है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है आपका, जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है आपका, वो बिल्कुल यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट है। ठीक है, क्या है आपका, डिफरेंट है। इसी कारण से जो ये दोनों कंपाउंड हैं, एक ये वाला कंपाउंड और एक ये वाला कंपाउंड, एक दूसरे के क्या कहलाए, एक दूसरे के कहलाए ये दोनों आइसोमर यानी कि समावयव। ठीक है, और यह जो घटना है जो आप देख रहे हैं, यह जो फेनोमेना है कि दोनों कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है किंतु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यह जो घटना है इसी घटना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, बहुत सिंपल में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चाहे तो एक उदाहरण आप और भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए नोट्स में है, आगे देखिए। CH3 CH2 COOH, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं CH3 COO CH3। अगर आप यहां पे भी गौर करेंगे तो एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक आपका एस्टर है। ठीक है, तो फिर अगर इसको आप काउंट करते हैं तो हो जाता है C3H6O2। ठीक है, इसको भी आप काउंट करते हैं C3H6O2। तो इनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गए किंतु स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया, अलग अलग हो गया। बस समझ में आ रहा है। तो ये हो गए, ये हो गया आपका आइसोमर का उदाहरण, और यह जो घटना है इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमर्स जो होते हैं यानी जो समावयव होते हैं, इनसे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जो समावयव होते हैं इनसे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनकी क्या चीज समान होती है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी समान होती है कि केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, इन आइसोमर्स की, यानी आपने जो भी देखा, ये उदाहरण देखा, ये वाला उदाहरण देखा, तो इन दोनों की एक दोनों में खास बात क्या होती है, जो भी आइसोमर होते हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो भौतिक गुण होता है, ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो भौतिक गुण होता है वो आपका क्या होता है, समान होता है। भौतिक गुण क्या होता है, समान। किंतु जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल क्या होता है, असमान होता है, या फिर आप यूं कह लीजिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, बहुत बार आया है कि आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण क्या होता है आपका, भौतिक गुण समान होता है, किंतु जो रासायनिक गुण होता है वो आपका क्या होता है, असमान होता है या फिर डिफरेंट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर के बारे में, कि आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, समावयवता के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म के अब हम लोग टाइप को देखेंगे। देखिए एकदम नोट्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आइसोमेरिज्म को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहला उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, इसका होता है संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, इसका हिंदी होता है संरचनात्मक समावयवता। और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। हिंदी हम बोल दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का होता है संरचनात्मक समावयवता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का होता है त्रिविम समावयवता। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म। हम सब बताएंगे आपको क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म। जो पहला और इंपॉर्टेंट टाइप होता है चेन आइसोमेरिज्म, ये किसका टाइप है, ये संरचनात्मक समावयवता का है। किसका है, संरचनात्मक समावयवता। और इसका होता है त्रिविम समावयवता। ठीक है, इसका होता है त्रिविम समावयवता। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है इसका वो होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म।
चेन आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है श्रृंखला समावयवता। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है स्थान समावयवता। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है क्रियाशील समावयवता, यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियाशील समावयवता। वहीं पे अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है ज्यामितीय समावयवता, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, पहला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावयवता। सबका हम हिंदी बोल रहे हैं, बाद में हम हिंदी भी लिख देंगे आपको। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इतने टाइप होते हैं आइसोमेरिज्म के। यदि आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करें तो दो भाग में, संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को फिर अगर हम लोग वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, चलिए आइसोमेरिज्म तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। आइसोमेरिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल में, जिसके अनुसूत्र समान किंतु संरचना में भिन्नता होगी। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए, अभी हमने आपको एक नंबर में बताया था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, यहाँ पे देखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर चेन समझेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखिए, अगर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो नाम से यह स्पष्ट है संरचनात्मक समावयवता, यानी संरचनात्मक समावयवता। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी संरचना में भिन्नता होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म में अभी आपको तुरंत बताएं, आइसोमेरिज्म में समावयवता में अणुसूत्र समान होते हैं किंतु जो संरचना सूत्र होती है वो अलग अलग होती है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में भी क्या होगा, आपका संरचना सूत्र अलग अलग होगा, यानी संरचना दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। इससे पहले भी जो हमने आपको ये वाला उदाहरण दिया था, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला उदाहरण डिट्टो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही है ना। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक आपका ईथर से बिलोंग करता है, एक आपका अल्कोहल से बिलोंग करता है, तो दोनों के स्ट्रक्चर में भी भिन्नता है, लेकिन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसी कारण से ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, यानी इनकी क्या होगी, संरचना में भिन्नता होगी, लेकिन लेकिन क्या होगी बताइए, इनकी जो अणुसूत्र होगी वो समान ही होगी। यानी दो या दो से अधिक कंपाउंड, एक दो से अधिक कंपाउंड भी हो सकता है, दो कंपाउंड के बीच कंपैरिजन करें, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या केवल दो ही कंपाउंड हो सकता है, नहीं, दो से अधिक भी कंपाउंड हो सकता है जिनकी अणुसूत्र समान हो सकती है, किंतु जो संरचना सूत्र होगी वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि संरचनात्मक समावयवता है, संरचना में अंतर होगा। तो उदाहरण क्या लेंगे हम, उदाहरण क्या लेंगे इसमें, तो देखिए इसका उदाहरण ले लीजिए, CH3 CH2 COOH, एक उदाहरण तो ये ले लिए एसिड ग्रुप से, है ना। दूसरा CH3 COOCH3, अगर आप गौर से देखेंगे इन दोनों कंपाउंड को तो इनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, 3 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, देखिए 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का हो जाएगा C3। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई, 3 2 5 1 6 S6। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या O2। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी काउंट कर लीजिए, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, 3 3 6 ऑक्सीजन। ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गया और O2। इस तरह से अगर आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, देखिए एसिड समूह है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है और ये एस्टर से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, COR आपको लिखाए होंगे, है ना, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका, सेम। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है किंतु अगर स्ट्रक्चर फार्मूला आपका अलग अलग है तो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अब चेन आइसोमेरिज्म को समझने का प्रयास करते हैं, इसी का जो टाइप है। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक कीजिएगा और बैक करके समझने का प्रयास कीजिएगा, सुविधा है आपके पास तो आप यूज कीजिए उसको। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म तो सीधा सा बात है, चेन में भिन्नता होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके टाइप को एक एक करके। तो पहला है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है, ठीक है, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है श्रृंखलन समावयवता या श्रृंखला समावयवता।
ठीक है। चलिए श्रृंखला समवायता क्या होती है, देखिए सीधा सा बात है, चेन में डिफरेंस होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो एग्जांपल क्या ले लेंगे इसका, जैसे एक उदाहरण बहुत प्यारा सा ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, एक उदाहरण ये लिए। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग CH3 CH CH3 और यहां से ले लिए CH3। अगर आप गौर करेंगे यहां पर तो इसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अगर आप ध्यान दें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C4H10। सबको जोड़ जाड़ के लिख दीजिए, वही इसका अनुसूत्र हो गया। और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो इसका भी हो जाएगा C4H10। नहीं समझ में आया, इसका भी हो जाएगा C4H10। इन दोनों का हो गया आपका C4H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, किंतु अगर स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो एक आपका स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है, देखिए एक आपका स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है कि नहीं, स्ट्रेट चेन है, सीधा हुआ चेन है। और एक आपका है ब्रांच चेन, देखिए ये ब्रांच चेन के रूप में है। तो आप देखिए ना, चेन में भिन्नता हो गया ना, एक आपका स्ट्रेट चेन है और एक आपका ब्रांच चेन है। तो दोनों के चेन में डिफरेंस हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म। एक्चुअली ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए और यह जो घटना है इस घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो है अपना इंपॉर्टेंट चेन आइसोमेरिज्म हो गया, इसका और भी उदाहरण दिया हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म यानी कि स्थान समावयवता। स्थान समावयवता क्या होती है, बहुत ही सिंपल अगर वे में समझे स्थान समावयवता को, तो यानी कि बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके पोजीशन में अंतर होगा। सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान किंतु फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसके फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, जिसके फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, अंतर होगा। जिसके फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी दोनों का पोजीशन अलग अलग होगा। आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, स्थान में अंतर। तो देखो ध्यान से, हम दो फॉर्मूला लिखे, देखो ध्यान रखना जब भी हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे तो उसका अनुसूत्र समान होगा, लेकिन जो जो आइसोमेरिज्म है उसमें भिन्नता होगी। चेन आइसोमेरिज्म था तो चेन में अंतर हो गया, अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म है तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर होगा। फंक्शनल ग्रुप के क्या होगा, पोजीशन, यानी कि स्थान में अंतर होगा। पोजीशन में अंतर होगा, स्थान में अंतर होगा, यानी डिफरेंस होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के स्थान में अंतर होगा। तो कैसे होगा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे अगर तो एक लिख रहे हैं हम CH3 CH2 OH, यहां पे लिखे, एक ये लिखे अल्कोहल का। ठीक है, और एक लिख रहे हैं CH3 CH CH3, यहां पे लिख दिए OH। अगर आप दोनों के पोजीशन में देखोगे तो देखो ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल इस समय एक नंबर के कार्बन एटम से चिपका हुआ है, देखिए ध्यान से, तो आपको पता ही होगा। और इसमें देखेंगे तो इसमें जो ये जो अल्कोहल है ये आपका 2 नंबर के कार्बन एटम से चिपका हुआ, 1 2 3 है ना, ये 2 नंबर के कार्बन एटम से चिपका हुआ है। तो देखिए एक बार ये अल्कोहल 1 नंबर के कार्बन एटम से चिपका हुआ है, एक बार ये अल्कोहल 2 नंबर के कार्बन एटम से चिपका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका हम नाम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपानॉल, क्योंकि अल्कोहल 1 नंबर पर। ठीक है, अब यहां पे बोलेंगे तो अल्कोहल 2 नंबर पर, यानी कि 2 प्रोपानॉल। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक बार अल्कोहल 1 नंबर पर और एक बार अल्कोहल 2 नंबर पर। तो चूंकि इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप में अंतर आप देख रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर भी सेम। तो बोलोगे कैसे भाई, तो काउंट करके लिख लीजिए ना, 2 कार्बन हुआ तो C2। ठीक है, यहां देखिए 2 कार्बन हुआ तो C2, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है C2H6 और ये O हो गया। इसी तरह से इसको काउंट करेंगे तो इसका भी आपका C2H6 और O आएगा। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम दिख रहा होगा लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप में अंतर है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर है। पोजीशन मतलब ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एक बार 1 नंबर पे दिख रहा है आपको, एक बार आपको 2 नंबर पे दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया आपका। चलिए अब एक है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरा नंबर और इंपॉर्टेंट आ जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल समझते हुए चलिएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब समझिए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए फिर आ गया आइसोमेरिज्म, इसका मतलब कि अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग, लेकिन इस बार जो अंतर होगा वो फंक्शनल ग्रुप में अंतर होगा। कहने का मतलब है, देखिए इससे पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर था,
कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप में ही अंतर होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, समान होगा। कैसे, तो देख लीजिए उदाहरण, जैसे एक बार हम लिख रहे हैं CH3 CH2 और यहां पे लिख दिए हम OH, ठीक है, ये लिख दिए। दूसरा एक और हम लिख लेते हैं CH3 O CH3। तो देखिए एक बार ये आपका आ गया है ईथर, ये आ गया है अल्कोहल, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2 S6O, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2 S6O। ध्यान दीजिए फिर आइसोमर का बात आ गया यहां पर, यानी इसका जो इस बार भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप में अंतर है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी सेम, इसका भी सेम, लेकिन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है कि एक बार ये अल्कोहल है और तो एक बार ये आपका ईथर है, ठीक है। तो यही है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बोले ना जो आइसोमेरिज्म में रहेगा उसी चीज में अंतर रहेगा केवल, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, सेम। यानी यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एक बार हमने अल्कोहल को यूज किया है, ठीक है, और एक बार हमने ईथर को यूज किया है, लेकिन दोनों ही केस में भले ही ये अल्कोहल है ये ईथर है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है आपका, ठीक है। जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, इसलिए एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अगला आता है बी नंबर, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को तीनों को देख लिया, चेन को भी देख लिया, देख लीजिए जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म था पहला, उसके तीनों पार्ट को देख लिया, ठीक है। तीन पार्ट में मतलब हमने चेन को भी देखा, हमने पोजिशनल को भी देखा और हमने फंक्शनल को भी देखा, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता, यानी कि त्रिविम समावयवता, ठीक है, त्रिविम समावयवता। अब समझो कि ये त्रिविम समावयवता क्या होती है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो त्रिविम नाम से स्पष्ट है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। हमने आपको जब फॉर्मूला पढ़ाया था टाइप में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल होता है जिसमें कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस आपका क्या होता है, हवा में होता है, ठीक है, इस तरह से जेड, ठीक है। तो एक हमेशा लगता है स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, ले उसका एक पार्ट हवे में है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इसको हम लोग कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि त्रिविम समावयवता। अब जो भी स्ट्रक्चर होगा वो 3 डायमेंशनल, हालांकि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसके स्ट्रक्चर ही आपके 3 डायमेंशनल बनते हैं, ठीक है। त्रिविम समावयवता, ठीक है, त्रिविम समावयवता। अब समझिए त्रिविम समावयवता क्या होती है। तो अगर इसका डेफिनेशन ध्यान दें तो दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान ही होगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म है तो आइसोमेरिज्म के कारण इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल समान ही जाएगा आपका, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आपका, समान होगा, किंतु उनके एटम्स, किंतु ध्यान दीजिएगा उनके एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम जो भी हो, किंतु उनके एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम के स्पेशियल अरेंजमेंट में भिन्नता होगी। इस बात को समझिएगा, स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। स्पेशियल अरेंजमेंट होता है आपका उसके स्थान में परिवर्तन होगा, क्या होगा, उसके स्थानिक व्यवस्था में अंतर होगा। स्थानिक व्यवस्था मतलब स्थान में परिवर्तन होगा, ठीक है, स्थानिक व्यवस्था में अंतर होगा। इसको हम उदाहरण से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दीजिए। देखिए जैसे एक उदाहरण हम आपका लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। जैसे CH2 एक देखिए, एक Cl हम इधर देखें, देखिए 2 कार्बन 4 बनाता है तो 2 हाइड्रोजन 3 4, ठीक है, यहां भी 3, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ, कार्बन आपका 4 बनाता है 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड इधर, ये भी कार्बन आपका 4 बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड इधर, ठीक है, Cl। चलिए ठीक है, एक हमने ये उदाहरण लिया और एक हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण हम और लेते हैं, CH2 CH2, एक Cl इधर दे दिए और एक Cl ऊपर में दे दिए। आप अगर गौर से देखिएगा यहां पर तो देखिए ये जो Cl है और ये जो Cl है, एक बार इस Cl को देखिए और एक बार इस Cl को देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन दोनों के स्थान में परिवर्तन हो गया है। यानी एक बार ये दोनों Cl जो है इस फॉर्मूले में, ये दोनों Cl इन दोनों कार्बन के एक ही साइड है, इन दोनों कार्बन के एक ही साइड है, देखिए। लेकिन अगर बात करेंगे इस फॉर्मूले में, इस स्ट्रक्चर में,
तो इन दोनों कार्बन, ये जो कार्बन सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनकी एक साइड एक Cl है और दूसरा साइड दूसरा Cl है, तो दोनों के स्थानिक व्यवस्था में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यानी कि अगर आप गौर करेंगे तो ये जो दोनों कार्बन कार्बन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये जो अब क्लोरीन एटम की बात करेंगे तो क्लोरीन एटम दोनों एक ही साइड है, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों अपोजिट साइड में है। तो ये जो एटम है क्लोरीन, इसके स्थानिक व्यवस्था में अंतर हो गया ना, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम ही होगा। आप काउंट करके देख लेना, जितना कार्बन, ठीक है, जितना कार्बन होगा इसमें उतना ही कार्बन इसमें होगा, जितना हाइड्रोजन इसमें उतना हाइड्रोजन इसमें, दोनों में क्या होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम ही होगा। तो देख लीजिए आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, 2 कार्बन C2, ठीक है, उसके 4 हाइड्रोजन H4, 2 क्लोरीन तो Cl2, ठीक है। यहां पे भी अगर आप गौर करेंगे तो 2 कार्बन C2 H4 Cl2, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है, सिमिलरिटी है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, किंतु दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद अगर स्ट्रक्चर फार्मूला पे देखेंगे और उसमें जो ये एटम है क्लोरीन, इसके स्थानिक व्यवस्था में अंतर हो गया है, यानी एक बार क्लोरीन इस साइड है तो एक बार क्लोरीन इस साइड है। तो ऐसे ही अरेंजमेंट को स्टीरियो अरेंजमेंट कहते हैं, त्रिविम अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो 3 डायमेंशन में बनेगा, चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है किंतु एटम्स के स्पेशियल अरेंजमेंट में भिन्नता है, स्थानिक व्यवस्था में अंतर है। ये दोनों क्लोरीन को देखिएगा तो एक ही साइड मौजूद है, लेकिन फिर इसी दोनों क्लोरीन की बात करेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में अंतर है। स्थानिक व्यवस्था में अंतर होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है, एक और उदाहरण आप ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हम मान लेते हैं ये 2 कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बार हाइड्रोजन इधर है, ध्यान दीजिएगा, केवल एटम्स के अरेंजमेंट पे ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। एक हाइड्रोजन इधर है, उसी तरह से अगला जो एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है CH3, ग्रुप्स ऑफ एटम हो गया, और यहां पे भी देखेंगे तो CH3, केवल अरेंजमेंट में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों का अगर और एक और उदाहरण और ले लेते हैं हम, C डबल बॉन्ड C हो गया, ठीक है। तो एक बार देखिए, इस बार एक हाइड्रोजन हम इस साइड रखते हैं और एक दोनों के अपोजिट कर देते हैं। देखिए पहले क्या था, पहले ये दोनों जो हाइड्रोजन था एक ही साइड था, लेकिन अब अगर देखेंगे आप ध्यान से तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हो गया है, हो गया ना। वहीं पे अगर इस CH3 की बात करेंगे तो एक बार CH3 इधर और एक बार CH3 इधर, यानी फिर दोनों CH3 के अरेंजमेंट में क्या हो गया है, अंतर हो गया है। यानी इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों CH3 एक ही साइड है, इस दोनों कार्बन के एक ही साइड है, लेकिन अगर इस फिगर में बात करेंगे, इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो यहां एक दूसरे के अपोजिट साइड है। तो हुआ ना स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर, यानी कि स्थान में अंतर, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर, तो स्थान में तो अंतर हो गया, ठीक है। एक ही साइड ये दोनों ग्रुप्स ऑफ एटम है, यहां भी हाइड्रोजन देखेंगे एटम है, एक ही साइड है, लेकिन अगर दूसरे स्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम के अगर स्पेशियल अरेंजमेंट में, स्थानिक व्यवस्था में अंतर होगा तो ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए, ज्यादा दिक्कत हो रही तो वीडियो को बैक करके सुनिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। देखिए ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, देखिए बेसिकली ये चीजें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको या तो अल्कीन में, यानी कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है उसके बीच में, या फिर उसके डेरिवेटिव में, यानी उसके द्वारा जो व्युत्पन्न होता है उसी में आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। यानी आपको अल्केन या अल्काइन में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये देखने को किसमें मिलेगा, ये अल्कीन में मिलेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको केवल और केवल अल्कीन में देखने को मिलेगा या फिर इसके डेरिवेटिव में देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, ये हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है, या इसके डेरिवेटिव में देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसका 2 फॉर्म होता है, एकदम आसान तरीके से बताते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं सिस, और दूसरा फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं ट्रांस। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये कब सिस होगा, कब ट्रांस होगा, लेकिन ध्यान रहे ना तो अल्केन होगा, ना तो अल्केन होगा और ना ही
अल्काइन होगा। केवल और केवल अगर कुछ होगा तो वो अल्कीन ही होगा या फिर उसका डेरिवेटिव होगा। उसी में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज किसी और में नहीं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनकर आता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निम्न में से किसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसमें आपको उपस्थित होता है, किसमें देखते हैं हम लोग, तो किसमें देखते हैं, तो या तो अल्कीन में देखते हैं या फिर उसके डेरिवेटिव में देखते हैं, उसके व्युत्पन्न में देखते हैं, बाकी दूसरे में हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके बेसिकली दो टाइप हो गए। कौन कौन? एक सिस वाला और दूसरा ट्रांस वाला। तो कब सिस और कब ट्रांस, है ना, कब सिस और कब ट्रांस, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि ये केवल और केवल अल्कीन में देखने को मिलता है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड ही होगा। बिल्कुल सही, यहां ले लिए। दूसरा स्ट्रक्चर भी लेना होगा, यहां भी ले लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, एक आपका ग्रुप ऑफ एटम यानी अल्काइल ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ है, एक आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ। केवल अरेंजमेंट देखिए, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इधर जुड़ा हुआ है। और अगर यहीं पे दूसरा उदाहरण हम ले, उदाहरण से ही समझाया जा सकता है इसको भली भांति अच्छे से। एक हाइड्रोजन इधर है, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है। देखिए सिस वाला कंपोजिशन कब बनेगा और ट्रांस वाला कंपोजिशन कब बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये तो कंफर्म हो गया कि केवल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तभी देखा जा सकता है। तो सिस वाला कब होगा, ट्रांस वाला कब होगा, तो ध्यान दीजिए। तो वैसे समावेवी जिनमें दो समूह, दो समान समूह डबल बॉन्ड के एक ही ओर उपस्थित होते हैं। अगर डबल बॉन्ड के एक ही ओर दो समान समूह उपस्थित रहे, आपको तो देख के स्पष्ट हो गया होगा, यानी ये दो जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है या फिर ये दोनों जो ग्रुप्स ऑफ एटम है, अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के एक ही ओर है ना, अपोजिट साइड तो नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कंपोजिशन बनता है तो उसी को कहते हैं सिस वाला कंपोजिशन। सिस, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए सिस है। ठीक है, सिस है, 2 नंबर पे आपका ठीक है देखिए सिस है, सॉरी सिस है। अब देखिए 1 2 3 4, यहां देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 और ये इन, सिस ब्यूट 2 इन। केवल और केवल यहां पे एक प्रेफिक्स का इस्तेमाल किया सिस, वो क्यों, क्योंकि यहां कार्बन के एक ही और आपका क्या है, एक ही तरह का एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट करता है। ट्रांस में देखिए, देखिए इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में दो समान एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो नाम तो सेम होगा, इसका नाम तो सेम होगा। कैसे, फिर देखिए 1 2 3, है ना, एक मिनट, 1 2 3 और ये आपका हो गया 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2, उसके बाद इन। लेकिन ये आप कंपोजिशन देख रहे हैं कि दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दो अपोजिट साइड में उपस्थित हैं, इसीलिए हम लोग करेंगे यहां पर ट्रांस। क्या करेंगे, ट्रांस। हो गया खत्म, और कुछ नहीं। तो सिस और ट्रांस समझ में आ गया आपको। सिस कब होगा, जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के एक ही ओर आपका सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम उपस्थित हो, तो वो आपका हो जाएगा सिस वाला कंपोजिशन। और नहीं, अगर अपोजिट साइड में उपस्थित हो, जैसा कि आपको दूसरे फिगर में देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रांस वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही दूसरा टाइप होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए प्रकाशिक समावेश होता है, यानी ये कहीं ना कहीं प्रकाश से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे मिरर का। किसका प्रयोग करेंगे, मिरर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग छोटा सा मिरर बना लेते हैं, ऐसे करके एक मिरर हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, चलिए तो हम एक स्ट्रक्चर इधर लिख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर हम इधर लिख रहे हैं, जैसे CH। ठीक है, और इधर अगर हम कर दें ऐसे करके, चूंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो एक को वेज लाइन और इसको अलग से दिखा सकते हैं।
तो ये आपका हो गया Br, ठीक है। और इधर एक दिखा देते हैं Cl और इधर एक दिखा देते हैं CH3। अब अगर मानिए इसको अगर हम एक मिरर के सामने रखते हैं, ऐसे मान के चलिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और इसको अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो इसका इमेज बनेगा, और इमेज जो बनेगा बिल्कुल लेटरली इन्वर्स्ड बनेगा, है ना। फिजिक्स में आपने लेटरल इन्वर्सन पढ़ा होगा, जैसे दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां प्रतीत होता है, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। तो मिरर के सामने रखने के बाद ये क्या है आपका, ये ए बी मान लीजिए आपका क्या है, एक मिरर है, आपका क्या है, एक मिरर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब आप किसी स्ट्रक्चर को मिरर के सामने रखते हैं तो आपको ठीक उसका प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। तो प्रतिरूप आपको कैसा दिखाई देगा, तो देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। प्रतिरूप आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये आपका हो गया इधर Br, ठीक है। उसके बाद आपका इधर हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका Cl, इधर हो जाएगा आपका H और इधर हो जाएगा आपका CH3। बताइए ऐसा ही कुछ आपको मिरर इमेजेस का दिखाई देगा, है ना, आईने पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी अगर आप गौर करेंगे तो इधर भी आपका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इधर भी आपका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे भाई, सेम कैसे नहीं, 2 कार्बन तो C2 ले लीजिए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन H4 ले लीजिए, ठीक है। एक क्लोरीन ले लीजिए और एक Br ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह से इधर भी C2H4 Cl Br होगा, लेकिन दोनों में एक आपको भिन्नता नजर आएगी, इसके मिरर रखने के कारण एक ऑप्टिकल स्ट्रक्चर आपका बनता हुआ आपको दिखता है। एक स्ट्रक्चर ये वाला तो ओरिजिनल है, लेकिन शीशा रख दिए तो ये एक दूसरे टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो आपको स्ट्रक्चर में जो भिन्नता नजर आ रही है, ये किसके कारण आ रही है, ये ऑप्टिकल के कारण आ रही है, मतलब प्रकाश के कारण आ रही है। प्रकाश नहीं रहता तो कैसे दिखाई देता आपको, आईने में तो कुछ दिखाई देगा नहीं। तो प्रकाश के कारण जो समावयवता आपको दिखाई पड़ रहा है उसी को हम लोग प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। यानी प्रकाश के इफेक्ट के कारण इसका एक प्रतिरूप मिरर के सामने तैयार हो रहा है, जिसके कारण दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, सेम है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अगला अपना टॉपिक है समजातीय श्रेणी, ठीक है। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। देखिए कोविड की वजह से हम लोग क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा क्लासेस वगैरह डिस्टर्ब हो जाती हैं, है ना। तो इस कारण से मान के चलिए कि खत्म तो करना पड़ेगा सिलेबस, है ना। तो यही एक जरिया है, यही एक माध्यम है, ठीक है। चलिए तो समजातीय श्रेणी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जाम में से क्वेश्चन आपको रह सकता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है, समजातीय श्रेणी। अब समझिए समजातीय श्रेणी क्या होता है। देखिए कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रृंखला, ठीक है, जिसके सभी सदस्यों में क्या होता है, एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहता है, तथा दो सदस्यों के बीच यानी क्या होगा, या एक ही, समझिएगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, या तो एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। एवं, या मत लगाइए, या सही नहीं। इसमें क्या होता है समजातीय श्रेणी में, जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है एवं क्या होता है, सभी समूह के सदस्यों के मध्य, CH2 का अंतर रहता है, इतने का अंतर रहता है, CH2 का अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है। अब बोलोगे सर आप क्या क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो कोई भी एक ग्रुप उठा लेते हैं हम लोग, कोई भी एक ग्रुप उठा लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कौन सा ग्रुप उठा लेंगे, जैसे मान के चलिए हम अल्केन समूह ही उठा लेते हैं। मान लीजिए, मानने में क्या है, अल्केन समूह उठा लेते हैं। तो जब हम अल्केन समूह यहां पर उठाते हैं तो अल्केन समूह के कुछ कंपाउंड को आप लिखिए। तो सबसे पहला तो मीथेन ही होगा भाई, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं, इतना तो आप लोग प्रो हो ही गए होंगे, अब तो आप लोग नूब है नहीं, ठीक है। मीथेन तो CH4 हो गया।
दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ले लो इथेन, ठीक है, इथेन का क्या हो जाएगा C2H6। तीसरा क्या हो जाएगा प्रोपेन C3H8। चौथा क्या हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ब्यूटेन। तो ये एक समझिए ये ग्रुप है और उसका एक समूह का सदस्य है, सदस्य है ना, लगातार सदस्य सदस्य हो ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये तो आपका अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल कहते हैं, अल्केन का ही समूह है C4H10, ठीक है C4 होगा C4H10 अल्केन का ही समूह है। अब अगर सभी सदस्यों के बीच अंतर देखेंगे, देखिए इसमें और इसमें अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर होगा आप ही बताओ। देखिए दो कार्बन में से एक कार्बन घट गया, एक कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन में से एक कार्बन घट गया तो एक कार्बन बचा, ठीक है। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घट गया, 2 हाइड्रोजन बचा CH2। अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन में से 2 कार्बन घट गया तो कितना हुआ आपका C हो गया, ठीक है। 8 कार्बन में से सॉरी 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन घट गया, कितना बचा CH2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको CH2 का ही अंतर होगा, और अगर आप लगातार सीरीज लिखते जाएंगे तो भी आपको CH2 का ही अंतर मिलता जाएगा। समझ में आया, यही है होमोलोगस सीरीज। यानी कि जब आप किसी समूह के अल्केन हो जाए चाहे अल्कीन हो जाए, ठीक है, चाहे वो अल्काइन हो जाए, चाहे अल्केन हो जाए चाहे अल्कीन हो जाए चाहे वो अल्काइन हो जाए, अगर किसी सदस्यों के अगर किसी समूह के सदस्यों को आप लगातार लिखते हैं, कंटिन्यूअसली लिखते हैं, तो उनके सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर आता है, ठीक है। उनके सदस्यों के मध्य क्या आता है CH2 का अंतर आता है, और अगर CH2 का अंतर आ रहा है तो वही सीरीज जो है, ऐसे सीरीज को ही हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी समजातीय श्रेणी। समान जाति के हुए ना, जाति क्या है अल्केन, जाति क्या है अल्केन, इसी जाति से बिलोंग करते हैं, और सभी लगातार लिखेंगे तो सभी के बीच CH2 का अंतर आएगा। अभी देखिए मैजिक दिखाते हैं आपको, होमोलोगस सीरीज। और भी उदाहरण में ले लेते हैं आपके सामने। चलिए जैसे अल्कीन का ही अगर आपको लेना है तो अल्कीन का ही आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अल्कीन का ही ले लो, तो हम लिखते हैं अल्कीन, यहां पर अल्कीन का ही समूह का सदस्य का अंतर लिखते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे लिखे हम लोग इथीन, इथीन, फिर लिखते हैं प्रोपीन, ठीक है, फिर लिखते हैं ब्यूटीन, ठीक है। इथीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा C2H4, इसका बात करेंगे तो C3H6, इसका बात करेंगे तो C4H क्या होगा बताइए 8। इसका फॉर्मूला तो कैसे लिख रहे हैं पता ही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n होता है, तो बैठा के आप बना लेना इसको, ठीक है। अब देखो लगातार लिख रहे हैं तो एक दो और लिखना है, और लिख लो, ब्यूटेन लिख लो, ब्यूटीन लिख लिया ना, अब पेंटीन भी लिख लो, पेंटीन ये भी लिख सकते हो, C5H10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर क्या है, इन दोनों सदस्यों के बीच अंतर लो तो कितना होगा, 3 कार्बन में से 2 कार्बन घट गया, कितना बचा बोलो तुम लोग बैठे बैठे बोलो, C हो गया। 6 कार्बन में से 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घट गया, 2 हाइड्रोजन बचा। उसी तरह से इन दोनों के बीच ले लो, ठीक है। 4 कार्बन में से 3 कार्बन घट गया, 1 कार्बन बचा। 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन घट गया, 2 हाइड्रोजन बचा। उसी तरह से इसमें से ले लो, 5 कार्बन में से 4 कार्बन, 1 कार्बन। 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन, 2, ठीक है। देखोगे तो हर एक के बीच CH2 का ही अंतर आ रहा है, हर एक सदस्य के बीच CH2 का ही अंतर आ रहा है। तो ऐसे ही समान समूह के सदस्यों के बीच क्या आ रहा है आपका CH2 का अंतर आ रहा है, इसलिए ऐसे सीरीज को ही होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, किसी का भी बना सकते हो, समझ में आ गया। अब जैसे एक फंक्शनल ग्रुप का भी तुमको हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखो जान से, जैसे हम अल्कोहल ग्रुप का बनाते हैं, मान लो हम अल्कोहल का ही बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहल का बनाते हैं। चलो देखो अल्कोहल का समझो अल्कोहल का कैसे होता है, जैसे मान लो हम लिखते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, मिथेनॉल का फॉर्मूला होगा CH3OH, मिथेनॉल हो गया। दूसरा लिखते हैं इथेनॉल, मान लो इथेनॉल, इथेनॉल का हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रोपेनॉल, आप लोग तो इसमें महारत हासिल है, देख लेना, C3, ठीक है, H7OH, ये लिखे। अब इसी में चेक कर लो आप, ठीक है, इसी में चेक कर लो, देखो ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच देखो 2 कार्बन में से 1 कार्बन चला गया, 1 कार्बन। 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन चला गया, 2 हाइड्रोजन। अब देखो O में से O चला गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा ना। H में से यानी OH में से OH माइनस कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। फिर देखो CH2 का ही अंतर आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 कार्बन में से 2 कार्बन चला गया, 1 कार्बन। 7 हाइड्रोजन में से 5 हाइड्रोजन चला गया, 2 हाइड्रोजन। फिर OH में से OH चला गया,
कुछ नहीं बचा, तो CH2। इस केस में भी आप देख रहे हो ध्यान से कि CH2 का ही अंतर बच रहा है, इसलिए ये अल्कोहल समूह का जो लगातार सदस्य आएगा, लगातार मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, जो भी आएगा लगातार आएगा, वो आपका क्या होगा बताइए, वो आपका होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत होगा। कोई दिक्कत बताइए? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपका दो इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, आइसोमेरिज्म खत्म हो गया और आपका होमोलोगस सीरीज खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब मेन हाइड्रोकार्बन पे चलेंगे, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, यानी रासायनिक गुण को देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कैसा बिहेव करता है जब वो किसी चीज से रिएक्शन करता है, तो ठीक है, समझ में आया? ये भी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, या ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूंकि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन के विषय में। देखिए अल्केन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्केन क्या होता है आपका, अल्केन एक काफी ज्यादा, आप यूं कह लीजिए स्टेबल तो होता है लेकिन ये काफी ज्यादा इनर्ट प्रकृति का होता है, ठीक है। और इसकी कुछ अभिक्रियाओं में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, यानी अल्केन का जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आता है वो होता है ऑक्सीडेशन। पहला तो होता है ऑक्सीडेशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। अल्केन से रिलेटेड जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग, सबसे पहला होता है ऑक्सीकरण, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजनीकरण, इसको हम लोग कहते हैं हेलोजनीकरण, ठीक है। बात समझ में आ रही? ये अल्केन का दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये किससे, कौन कौन सा रिएक्शन स्पेशल स्टेट में जाके करता है, तो इसका दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे रिलेटेड होता है, एक ऑक्सीडेशन वाला, एक हेलोजनेशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि अल्केन में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है अल्केन का ऑक्सीडेशन। अल्केन का ऑक्सीडेशन तो देखो सिंपल सी बात है, अल्केन क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल चीज है, क्या किसी पदार्थ का, मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई पदार्थ में क्या होता है आपका ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आपको पता होगा अल्केन समूह में एक बड़ा ही फेमस आपका गैस है जिसके बारे में आपको पता ही होगा, एक ब्यूटेन होता है या फिर एक मीथेन होता है। अल्केन समूह से एक आपका इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है मीथेन, ठीक है। और मीथेन गैस के बर्निंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, या फिर इसका और भी इंपॉर्टेंट एक गैस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन, C4H10, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। तो ये जो ब्यूटेन है आपका, ठीक है, ये जो आपका ब्यूटेन है, ठीक है, इस ब्यूटेन को, ठीक है, अगर या फिर इस मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे या जलाएंगे, तो ये जलाने का हो गया, गर्म करने का सिंबल हो जाता है डेल्टा, तो क्या क्या प्राप्ति होगा, ये तो जल जाएगा, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, वाटर बनाएगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा बताइए, हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस करेगा। हीट और लाइट को भी ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, यानी जब भी कोई अल्केन ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो मीथेन तो आपका एक अल्केन का ही तो उदाहरण है, मीथेन जो है आपका अल्केन का ही तो उदाहरण है। तो मीथेन जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण आप किसका ले सकते हो, आप ब्यूटेन का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, C4H10 और ये O2, ठीक है। अगर देखिए कहीं बैलेंस करने लायक होगी तो आप बैलेंस खुद से कर लेना, कारण क्या है कि हमने आपको बैलेंसिंग सिखाया हुआ है, तो आप बैलेंस कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलो C4H10 O2 देख लेना, कहीं अगर बैलेंस करने लायक हो तो कर लेना। तो सेम चीज है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, हीट और लाइट। ये क्वेश्चन कई को बार एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का, कि जब हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कौन से गैस की प्रोडक्शन होती है, कौन से गैस का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो गैस कौन सा बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और अच्छे से समझ के रखिएगा, ध्यान में ही नहीं अच्छे से समझ के रखिएगा, याद रखिएगा। हम आपको रिएक्शन में भी दिखा दिए, जलता है ना जी, जब भी जलता है तो धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो हो गया खत्म, ये हो गया। अगला देख लेते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण क्या होता है, ठीक है। चलिए, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम आपको समझाना चाहें तो आप यूं समझ लीजिए कि इसका फिक्स होता है, इसको आपको याद ही रखना होगा कि जो अल्केन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका अल्केन होता है, अल्केन, समझ में आ रही है आपको, अल्केन, ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में। तो इसमें जब रिएक्शन की प्रक्रिया होती है तो ये क्या करता है, हेलो एल्केन्स का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, हेलो एल्केन्स का निर्माण करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या क्या लिख रहे हैं, अल्केन तो आप समझ रहे हैं, अब ये हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एल्केन होता है आपका हेलोजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हेलोजन और अल्केन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हेलोजन क्या होता है, ये हम आपको क्लास में बता चुके हैं, हेलोजन को हम लोग एक्स से दिखाते हैं और इसमें होता है बेसिकली आपका क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो ये जो चार कंपाउंड होते हैं बेसिकली आपके हेलोजन में आते हैं, और अल्केन तो आप समझ ही रहे हैं, यानी मान के चलिए जैसे CH3Cl, एक बात उदाहरण बता रहे हैं आपको, CH3Cl, तो यहाँ पे आप देखेंगे अल्केन समूह भी आ गया है ना। आप तो बोलिए सर अल्काइल है, तो अल्काइल भी तो अल्केन से ही बनता है ना, तो अल्केन हो, वैसे भी किसी भी अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप ही तो बनता है ना, आपको पता है। तो ये अल्केन हो गया और ये आपका हेलोजन हो गया, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, हेलो एल्केन, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के तौर पे CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, जैसे मान के चलिए C4H10 हम लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, C4H10 लिखते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C4H9 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन खाली हो गया यहाँ पर, तो एक जगह बन गया ना। अब इस जगह पर हमने क्या किया, इस जगह पर हमने मान लीजिए किसको बैठा दिया, Br को बैठा दिया, Br को बैठा दिया, तो देखिए Br एक आपका X में आता है, यानी कि आपका हेलोजन में आता है, तो हेलो अल्केन, ठीक है, तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन, ठीक है, और समझ में आ रही है, तो ये हो गया हेलोकेन। यानी जब भी कोई अल्केन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो किसका निर्माण करता है, हेलो एल्केन का निर्माण करता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं होती है, बारी बारी से क्या होता है, ठीक है, यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अल्केन के जो प्रत्येक हाइड्रोजन एटम होते हैं वो बारी बारी से क्लोरीन द्वारा विस्थापित होते हैं। अभी आप देख लीजिए रिएक्शन में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, CH4 की अभिक्रिया किससे करवाई, Cl2 से करवाई। देखिए ये एक अल्केन है, बताइए, ये एक अल्केन है, ठीक है, और ये आपका मान के चलिए क्लोरीन गैस, क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किससे, बताइए, इसकी अभिक्रिया हम आपका करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट से इसके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन की अभिक्रिया अल्केन से करवा रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या घटना घटेगी, सबसे पहले हम इसको तोड़ तोड़ के आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले CH4 है, तो CH4 है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब Cl को आप तोड़ के ऐसा लिखिए, Cl Cl सिंगल बॉन्ड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सनलाइट है ही आपका, ठीक है, ये बारी बारी से होगा, बारी बारी से रिएक्शन होगा, कैसे बारी बारी से होगा, ध्यान दीजिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आप देखिएगा ये H और ये Cl एक साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, ये H और ये Cl, देखिए Cl माइनस इधर से हो गया, H प्लस हो गया, H प्लस और Cl माइनस यहां से कंबाइन हो गया, और ये जो Cl बचा, ये Cl चूंकि अब देखिए ये Cl इस H से दोस्ती कर लेता है और यहां पर बना लेता है आपका HCl, ठीक है, HCl तो बन गया, लेकिन अब ये Cl तो बच गया ना, ये Cl इस खाली जो हाइड्रोजन जो यहां से निकल चुका होगा इसके साथ ये इसकी जगह पर आकर के बैठ जाता है, यानी कुछ इस तरह से यहां पर आपको
दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो देखिए ये आपको दिखेगा ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ तो जगह खाली हो गया क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, देखिए है ना, यहाँ का हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, यहाँ जगह खाली हो गया। इस जगह पे कौन बैठेगा? Cl बैठ जाएगा, तो Cl बैठ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहें CH3Cl। ठीक है, CH3Cl यानी पहला जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CH3Cl, यानी इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली क्लोरोमीथेन। यानी सबसे पहला वाला जो बाय प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या बनेगा? ये बनेगा आपका क्लोरोमीथेन बनेगा। ठीक है, क्लोरोमीथेन बनेगा, ये सबसे पहला बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान समझिएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? देखिए ध्यान से, दूसरे स्टेप में क्या होगा? एक मिनट, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा? देखिए अब आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, ध्यान समझिएगा। यहां पे आपका क्या था? H था, यहाँ पे भी आपका क्या था? H था, यहाँ पे भी आपका क्या था? H था, और यहाँ पे आपका तो Cl आया हुआ था, देखिए ध्यान से। ठीक है, इस जगह पे आपका Cl आया हुआ है। ठीक है, इस जगह पर आपका देखिए यहाँ पर Cl आया हुआ है। अब यही जो होगा, ये जो प्रोडक्ट में आया है ये रिएक्टेंट में आपका चला जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट में आ गया, फिर से अभिक्रिया किससे होगी बताइए? फिर से अभिक्रिया होगी आपकी HCl से, उसी मॉलिक्यूल से अभिक्रिया होगी। HCl सॉरी HCl से क्यों होगी? एक मिनट, Cl2 था ना, रिएक्टेंट के रूप में क्या था? Cl2 था, तो एक Cl इधर, ठीक है, और एक Cl इधर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा अगले स्टेप में। अगले स्टेप में फिर जो ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन आपका इस Cl से मैच कर जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इस Cl से मैच कर जाएगा, फिर ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो इधर बना लेगा आपका HCl। उसके बाद क्या होगा? ये Cl तो अपने जगह पर है, अब जो नया बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो देखिए क्या बनेगा? Cl तो है ही, इस जगह पर Cl आ जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। यानी अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना वो बन गया आपका CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, यानी दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया वो हो गया डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरीन दो बार है तो डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। हम एक साथ पूरा रिएक्शन को लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में देखिए HC, अब यहां तो Cl है, यही वाला उठा के बस यहां पे छाप देना है, Cl है, फिर यहाँ पे Cl है, फिर यहाँ पे H है। ठीक है, अब फिर किससे अभिक्रिया होगी? Cl2 से होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट रहेगा ही, यहाँ भी सनलाइट रहेगा ही, ये भी आपका सनलाइट रहेगा ही, Sl से सनलाइट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए सनलाइट रहेगा ही। अब यहाँ वापस से क्या होगा आपका? वापस से ये H जो है इस Cl से अभिक्रिया कर लेगा, ये देखिए कर लेगा, फिर प्लस ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, फिर इधर बना लेगा आपका HCl। ठीक है, अब क्या होगा बताइए? Cl तो इधर था ही, Cl तो इधर था ही, एक Cl और आ जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना जगह छोड़ेगा ना, जगह छोड़ेगा तो यहाँ क्लोरीन आके बैठ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका CHCl3 प्लस HCl। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है CHCl3 का जो नाम होता है हम लोग इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। तीन बार है तो ट्राइक्लोरो और मिथेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन या फिर इसका नाम आप लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म भी। ये एग्जाम में कई को बार आया है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला यही को इंडिकेट करके पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिए, फॉर्मूला कई को बार पूछा गया, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, अभी भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका देखिए बचा हुआ है, अभी इसका काम तमाम करना है। ठीक है, अभी अब हम लोगों को इसका काम तमाम करना है। चलिए फाइनली अंतिम प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ये वाला उठा के जस्ट यहाँ पे छाप देंगे, Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये H है, ये H है, फिर से यहाँ क्या होगा? Cl, कोई दिक्कत? अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या होगा? अब जो है ये आपका ये H और ये Cl दोनों मिलेगा और इधर बना लेगा HCl, कोई दिक्कत? फिर ये जो हाइड्रोजन अपना जगह छोड़ेगा, इस जगह पर कौन बैठ जाएगा? ये Cl जाके बैठ जाएगा इधर, ये Cl आके इधर बैठ जाएगा तो Cl चारों तरफ Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl। ठीक है, तो ये हो जाएगा CCl4। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चार बार है तो
4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बात समझ में आ रहा है। या फिर इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन भी, 4 बार है। ठीक है 4 बार है तो 4 बार के लिए टेट्रा, ठीक है, क्लोरो और मिथेन भी इसको हम लोग कहते हैं। तो कुल मिला के अगर इस रिएक्शन को हम लोग एक साथ लिखेंगे, ये तो आपको पूरा समझा दिए अच्छा से, अगर हम इस रिएक्शन को पूरा एक साथ लिखेंगे, यानी ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हम पूरा एक साथ लिखेंगे, देखिए कैसा होगा। ठीक है इस रिएक्शन को हम पूरा एक साथ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। देखिए CH4 था, बस आपको एग्जाम में यही आएगा, जब अल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, या फिर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछ देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला पूछ देगा, यही से पूछता है। ठीक है तो कुछ नहीं करना है, एक एक हाइड्रोजन, अब देखिए इसका तरीका, वो तो हो गया तरीका समझने वाला, अब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसका। यहां से एक एक हाइड्रोजन हटाते जाइए और इसकी जगह पे क्लोरीन बैठाते जाइए, बस वही करना है। तो एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो CH3, इसके जगह पे एक क्लोरीन, अब तो एक हट चुका है, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटेगा तो CH2, अब 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 क्लोरीन बैठाना होगा, फिर 3 हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 क्लोरीन बैठाना पड़ेगा, फिर चारों हाइड्रोजन हटा देंगे तो 4 क्लोरीन बैठाना पड़ेगा, हो गया काम खत्म, यही रिएक्शन था। ठीक है इसी को कहते हैं हम लोग दूसरी भाषा में प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी, प्रतिस्थापन ही तो हुआ। क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करके अपना जगह बना लिया, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और एग्जाम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके क्वेश्चन बहुतों बार आया है, बहुतों बार क्वेश्चन आया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो भी आपको यही करना है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो भी आपको यही करना है। ठीक है ऐसे ही लिखना है। ठीक है समझ में आ गया बात आपको। तो यहां कौन कौन सा प्रोडक्ट बना, देखिए इसका नाम हो गया, हम नाम बोल देते हैं, लिख ही दिए हैं, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसी का नाम इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफॉर्म, एग्जाम में कई को बार आया है, बार बार बोल रहे हैं, इसी का नाम क्लोरोफॉर्म भी होता है, और इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 बार है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ठीक है चलिए तो इतना आप लोग खत्म करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे।